आज हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति पर। मौखिक अभिव्यक्ति को पाठ्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। क्या है ये मौखिक अभिव्यक्ति? मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध ऐसे क्रियाकलापों और गतिविधियों से है जिनका प्रयोग छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि भाषा में दो प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति बोलने, सुनने और समझने के कौशल के अंतर्गत आती है और लिखने, पढ़ने और समझने के कौशल लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। भाषा का प्रथम और सहज रूप मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा ही हम अपने दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य संपन्न करते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न प्रकार के अवसरों, स्थितियों के अनुसार बोलने और विचार व्यक्त करने के लिए भाषा की दक्षता प्राप्त करना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति अवसर के अनुसार उचित शब्द चयन करके अपरिचित परिवेश में व्यापक समुदाय के बीच मौखिक अभिव्यक्ति में दक्षता प्रदर्शित करना जानता है, वही अधिक लोकप्रिय होता है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र मौखिक अभिव्यक्ति का प्रभावशाली होना है। सफल नेता अपनी कुशल वक्तृता के बल पर ही अनुयायियों की भीड़ लगा लेता है। आज का जीवन अपेक्षाकृत अधिक बहिर्मुखी है। कदम कदम पर ऐसे अवसर आते हैं जब हमारी मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता की परख होती है। जब हमारी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है, उसमें हम दक्ष होते हैं, तो हम परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, सभी जगह सफलता प्राप्त करते हैं। मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति में दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जब भी हम किसी भी विषय पर मौखिक अभिव्यक्ति की परीक्षा दें या किसी भी विषय पर वाचन हो, सस्वर वाचन हो, तो हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, मानक रूप बोलना चाहिए, हमारे वाक्य प्रभावशाली होने चाहिए, धैर्य के साथ बात करनी चाहिए। अधिक तीव्रता से अगर आप अपना भाषण, संवाद, कुछ भी कार्य करते हैं तो उसको प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कहा जा सकता। अवसरानुकूल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। कौशल का विकास करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। बिना अभ्यास के आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तो आइए जाने अभ्यास कैसे किया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यास के लिए स्थिति सामने लाई जाए, क्योंकि शादी, मृत्यु आदि का अवसर कक्षा में नहीं लाया जा सकता। अतः छात्रों को आरंभ में लिखवाकर, जैसा कि हम करते हैं, अनुच्छेद लिखवाते हैं, संवाद लिखवाते हैं, उसे मन में बैठाकर फिर कुछ बिंदुओं को याद करके उनके आधार पर बोलकर काल्पनिक स्थिति बनाकर अभ्यास करना चाहिए। हम सभी ऐसी काल्पनिक स्थितियां अपने बच्चों के समक्ष देते हैं। अभ्यास करने के लिए कुछ सामान्य निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन याद रखिए ये निर्देश हैं, नियम नहीं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशों का पालन अपनी अभिव्यक्ति को अधिक सुंदर, संप्रेषणीय बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है, अपना निजी व्यक्तित्व होता है। उसी के अनुरूप वह सीखता और सिखाता है। ये अनुभव हम प्रत्येक अवसर पर करते हैं। एक ही बात को दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से सीखते हैं, अपने व्यक्तित्व के अनुकूल। शब्दों को सीखकर उसका ज्यों का त्यों पालन करना संभव नहीं है। इसी जगह पर आकर अध्यापकों को अपने कर्तव्य का अति सजगता के साथ पालन करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों की क्षमता एक समान नहीं होती। मूल्यांकन करते समय विषय के आधार को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का आकलन करें। परीक्षार्थी के बोलने,
से के पश्चात उसकी निर्बाध अभिव्यक्ति हेतु परीक्षक को कम से कम बोलना चाहिए। मित्रों, आजकल आंकलन की समस्या पर हम प्रतिदिन बात करते हैं। हर ग्रुप में इसकी चर्चा होती है कि आंकलन कैसे करें। तो आंकलन के लिए विषय को आधार बनाइए, विद्यार्थी के बोलने के ढंग को आधार ना बनाइए। प्रत्येक विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व के अनुकूल बात करेगा। सामान्य बातचीत में जिस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, उसी प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्तित्व की विशेषता भी झलकनी चाहिए। अतः छात्रों का मूल्यांकन उनके उच्चारण तथा अभिव्यक्ति की क्षमता के आधार पर करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप जब भी अपने छात्रों का मौखिक अभिव्यक्ति में आंकलन करेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।